अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और आज इतनी हसीन सुबह को एंजॉय करने के बजाय हम यहाँ बैठे हुए हैं सब एक बंद कमरे में। आज जो है वो सुबह सुबह बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने जाती हूँ, खुद ही ड्राइव करती हूँ। ये भी एक अच्छा एक्टिविटी होती है कि आपको रोज़ सुबह का वेदर पता चल जाता है। अगर आप वो पेरेंट हैं जो बच्चों को ड्राइव करके सुबह सुबह स्कूल लेके जाते हैं तो आपको रोज़ पता होता है कि आज गर्मी है, सर्दी है, फुहार पड़ रही है, क्या है। बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वेदर इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। इवन गर्मियों में भी सुबह जो होती है, अलल सुबह जिसको हम कहते हैं, वो बहुत खूबसूरत होती है। तो आज तो कुछ नेक्स्ट लेवल हसीन था। धुंध, हल्की हल्की ठंडक, कहीं कहीं फुहार और जो एक वो नहीं होता मरी की, अगर हम गर्मियों में जब मरी जाते हैं और वहाँ का जो मौसम था आज ये लग रहा था। बल्कि हम ये जब यहाँ आ रहे थे, हम एक इंडस्ट्रियल एरिया में हैं तो शहर के बाद थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है बीच में, तो दूर दूर तक नज़र आ रहा होता है। तो मैं मेरे साथ जो गाड़ी में शेफ़ साइमा थी, तो हम लोग यही देख रहे थे कि जो कचरा है उसके ऊपर धुंध की वजह से ना वो ब्लर हुआ हुआ है। बहुत हसीन नज़ारा लग रहा है। तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मॉर्निंग। अच्छा, हमारे यहाँ ये मौसम आई थिंक कल तक रहेगा। कल आपको जो भी अपना सुबह एंजॉय करनी है, कल का और मेरे ख्याल से प्रॉब्ली परसों का, ये 2-3 दिन के लिए ये क्लाउडी वेदर है। प्रिडिक्शन है शायद कहीं कहीं फुहार हो जाए, हल्की बारिश हो जाए। ज़्यादा यहाँ बारिश नहीं है क्योंकि मौसम के कुछ ऐसी सूरत हाल है कि ऑल दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट करी है हमारे पूरे रीजन को, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से अफेक्ट नहीं करी। स्पेशली कराची में इस तरह का मौसम इस तरह का है कि हमें बारिश इतनी अफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, बारिश की बात करें तो हम नहीं भूल सकते यूएई को। वैसे तो अभी हम कुछ पिछले सालों से देख रहे हैं सऊदी अरब में बारिशें, सारे जो ये रेगिस्तानी इलाके थे जिनमें कभी बारिश होती ही नहीं थी। आई माई सेल्फ ग्रू अप इन द मिडल ईस्ट, वहाँ पे इतनी बारिशों का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ, सर्दी बहुत सख्त होती थी मगर इतनी बारिश नहीं होती थी। तो अब पिछले दिनों आई वाज चेकिंग आउट पिक्चर्स सऊदी अरब की थी कि बिफोर एंड आफ्टर था। अब वो बहुत सारे इलाके जो कि बिल्कुल रेगिस्तानी होते थे वो ग्रीन हो गए हैं। बहुत सी पहाड़ियाँ थीं जो ब्राउन थीं, वीरान सा था, वो सब ग्रीन हो चुका है। इतनी अनयूजुअल बारिश होने लगी है। हम सुन रहे थे ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो जाएगा। हमें अंदाज़ा नहीं था कि हम अपनी ज़िंदगी में विटनेस करेंगे और मौसम इतने चेंज हो जाएंगे। तो बारिश इस वक्त यूएई में बहुत तबाही मचा रही है, ये भी प्रेडिक्शन थी। और ये तबाही कराची में भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे कुछ हवाओं का कुछ पता नहीं दबाव शबाव की वजह से इस तरह से यहाँ पे बारिश नहीं आ रही। यहाँ पे बस हसीन मौसम आया है। तो यूएई की बड़ी रैकेट बारिशें कल ऑब्ज़र्व की हुई वालों ने। जालाबारी भी हुई जिसकी वजह से बहुत नुकसानात हुए, कारोबार को भी बहुत नुकसान हुआ। गाड़ियाँ, अगर फुटेजेस आप देखें तो खड़ी हुई गाड़ियों के ऊपर जो ओले पड़े हैं तो उसकी वजह से डेंट पड़े नई नई गाड़ियों पे। इसी तरह फ्लडिंग हो गई वहाँ पे, स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं, लाइटनिंग, थंडर, साइक्लोन। तो ठीक ठाक ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त दुबई में और बाकी दूसरे यूएई की बाकी जो है वो इलाकों में। तो हमें ज़रूर दुआ करनी चाहिए वहाँ के लोगों के लिए भी। और हमारे तो बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बहन वहाँ पे रहते हैं, काफ़ी हमारी फैमिलीज़ भी वहाँ पर किसी न किसी का कोई ना कोई होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। और ये जो सिवियर मौसम होते हैं, ऐसे मौसम जिनमें इंसान को अपनी जान का ख़दशा और माल का ख़दशा होने लगे, तो इस ऐसे मौक़ों पे अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए खैर के लिए। तो हम दुआ करते हैं इन सब के लिए। जनाब, आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन दुनिया भर में सेलिब्रेट हो रहा है और वो है वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो एक ऐसी इजाद है जो हुई तो 100 साल से ऊपर से पहले से 1890 में मार्कोनी ने इसका आइडिया पेश किया था। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 में इसका असल जो वो था, रेडियो का रोल समझ आया लोगों को कि जब सारी मवासलाती राब्ते ख़त्म होते हैं तो रेडियो के थ्रू लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कम से कम हालात हाजरा की ख़बर रहती है। रेडियो एक ऐसा गैजेट है, ऐसी चीज़ है जो कि डिस्पाइट के हमारे पास इस वक्त हर तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन रेडियो की वैल्यू आज तक हुनूस कायम है। और जिसकी मिसाल हमें इतने सारे एफएम रेडियो चैनल से मिलती है कि हमारे अपने कराची में इतने सारे एफएम चैनल्स हैं, पाकिस्तान में इतने सारे एफएम चैनल्स हैं, दुनिया भर में एफएम स्टिल हैव अ स्ट्रॉन्ग गेम। और
बहुत सारी और तब्दीलियों से परादी की याद है हमारे एक ज़माने में VCR होता था कि हम उसमें कैसेट लगाते थे, वो ऑब्सोलीट हो गया, टेप रिकॉर्डर ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन रेडियो स्टिल देयर। अब तो हमारे फ़ोन में रेडियो FM रेडियो की ऐप होती है। रेडियो के जो है, अगर हम ये सोचें कि अहमियत, उससे सिर्फ रेडियो की अहमियत से ही हम ये इनकार नहीं कर सकते, बल्कि जो आवाज़ का जो एक जादू और एक सहर, ये जो हमारे आरजेज़ हैं वो एक समझे हम सबको शहर में जकड़ते हैं, ये भी एक अलग ही साइंस है। तो पूरी दुनिया में आज यूनेस्को ने आज से तकरीबन कोई 100 साल पहले इस बात का इस्टेब्लिश किया था कि दुनिया भर में रेडियो का आलमी दिन मनाया जाना चाहिए, और 13 फरवरी को पूरी दुनिया में रेडियो को सेलिब्रेट किया जाता है। रेडियो की अहमियत पे बात होती है, टेक्नोलॉजी पे बात होती है। अब तो बड़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, और इसी हवाले से आज हमने कुछ आरजेस को मदऊ किया हुआ है और हम उनसे बात करेंगे कि क्या लोग अब भी रेडियो सुनते हैं। प्रोग्राम में आगे मैं आपको मिलवाऊंगी। बल्कि आज फ़नी बात यह है कि आज जितने गेस्ट हैं सब का ताल्लुक़ रेडियो से ही है। टॉपिक्स मुख्तलिफ हैं लेकिन सारे के सारे आरजेस हैं। और आज आपको ये मज़ा भी आएगा कि जिन लोगों को सिर्फ आप जिनकी आवाज़ सुनते हैं, जिनके साथ सिर्फ आप महसूस होते हैं, आज आप उनको लाइव देखेंगे शो के ऊपर। मैं एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊंगी। किचन में भी हमारे यहाँ कुछ बहुत स्पेशल बन रहा है। शेफ़ साइमा हमारे साथ मौजूद है, बड़े मज़ेदार कोई चीज़ बना रही हैं। आपने कहीं नहीं जाना, इस प्रोग्राम को एंजॉय करना है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है जिसमें बात करूँगी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त यहाँ मौजूद हैं। मौजू ये है कि हमारे यहाँ अगर हम इर्द गिर्द देखें, अगर आप चलें छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, आप किसी कमरे में जाते हैं और आप लोगों को स्कैन करते हैं तो ज़्यादातर लोग फ्राउन करके बैठे होते हैं या बिल्कुल मूड अजीब सा मुँह सड़ा के। लिफ्ट में चले जाएं तो लिफ्ट में तो जाके सब इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत है हम किसी को ग्रीट नहीं करते, किसी को सलाम नहीं करते, कभी किसी को हेलो नहीं कहते। एक आप ग्रीट कर लेते हैं ना तो सडनली पहली चीज़ हेलो होती है और अगली चीज़ क्या होती है, हम स्माइल करते हैं एक दूसरे को देख के। और हमें जब क्योंकि सलामी करने की आदत नहीं है, हमें किसी को हेलो कहने की आदत नहीं है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं क्यों भी हम लोग स्माइल नहीं करते, मैं तो बड़े होते हुए डांटे खाती बड़ी हुई थी कि हर एक को देख के नहीं मुस्कुराना है, इसको देख के नहीं मुस्कुराना है, हर जगह खड़ी हो जाती हूँ दांत निकाल के। तो हमें ट्रेन इस तरह किया जाता है कि हमें बिला वजह स्माइल नहीं करनी, क्योंकि हम थोड़ा सा डरते हैं लोगों से, अजनबी लोगों से हम घबराते हैं और हम अजनबी ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन स्माइल के बहुत से फ़वाइद हैं, और ये जो मेरे साथ गेस्ट हैं वो ये कहती हैं कि मुस्कुराहट जो है आपकी पूरी दुनिया आपके इर्द गिर्द की बदल देती है। कैसे होता है, हाउ डज़ इट हेल्प, हेल्थ के क्या बेनिफिट्स हैं, साइकोलॉजिकली क्या फ़ायदे हैं, अभी हम जानते हैं। मैं आपको मिलवा रही हूँ मरियम फैसल अमीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आवेश। कैसी हैं मरियम? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये कि मरियम लुकिंग लवली, बड़ी ब्लिंग ब्लिंग लग रही हैं। आप हमेशा ही बड़ा अच्छा ड्रेस, हाँ, दिस इज हाउ यू ऑलवेज ड्रेस्ड अप। दैट्स माय पर्सनालिटी इन माय स्टेटमेंट अटायर। अगर किसी दिन आप शादी आ जाएंगे ना तो शायद हमें अच्छी नहीं लगेंगी। बिकॉज़ यू नो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट स्टाइल एंड पर्सनालिटी। दिस इज माय स्टाइल। आई नो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। हाँ, मैं तो खैर जब से देख रही हूँ आपको इसी तरह से देख रही हूँ। एंड यू ऑलवेज एडिंग कलर्स टू एवरीवेयर। जैसे मैं उन लोगों में से हूँ जो हर जगह को डल और ब्लैक एंड वाइट बना देते हैं, और ये मरियम वो है जो कलर्स। बट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मैजिकल स्माइल। थैंक यू सो मच मरियम। हर एक की स्माइल, वैसे स्माइल हर एक की ब्यूटीफुल और मैजिकली लगती है। यस, अगर आप देना शुरू कर दें। यस यस, अगर आप दिल से मुस्कुराएं। बिल्कुल। और आपकी आंखें भी साथ में मुस्कुरा रही हैं। ड्यूरिंग कोविड मैं लोगों से कहती थी, जब मैं कहती थी स्माइल तो कहते थे वो तो मुंह पे मास्क है। मैंने कहा आंखें तो मुस्कुराती हैं, तो आंखों से मुस्कुराएं। आंखों का मुस्कुराना मुझे पता है कब पता चला था। एक बहुत मशहूर हमारा फोटोग्राफी वाले हैं, बहुत पुराने, हकीम सन्स बहुत पहले, मतलब कोई 22 साल पहले की बात बता रही हूँ कि वो मैं वहाँ पे पिक्चर खिंचवाने गई कोई, तो वो मुझे कहने लगे स्माइल करें। मैं स्माइल कर दी तो कहने आपकी आंखें नहीं मुस्कुरा रही। मैंने कहा वो कैसे मुस्कुराती हैं? तो उन्होंने कहा आंखों से मुस्कुराइए। मैंने फर्स्ट टाइम उनसे सुना था कि आंखों से स्माइल करें, और अब मुझे समझ आई कि जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तो ऑटोमेटिकली आंखों में चमक कम्स इन ऑन योर आईज। तो बताइए मरियम कि आप इतना क्यों प्रमोट करती हैं कि व्हाई डू वी नीड टू स्माइल? You know, Mavish, I have a 30 years of experience of different field. Fashion industry में रही 10 साल, celebrity image consultant and designer. फिर उसके बाद education में रही, फिर media में भी रही. After all these years, I found out कि लोग मुस्कुराते नहीं हैं। जैसे आपने शुरू में कहा ना कि greet नहीं करते, मुस्कुराते नहीं। आप बाहर के मुल्क में जाएं, हर कोई आपको मुस्कुराता है देख के। यहाँ अगर आप किसी को सलाम कर दें या मुस्कुरा दें तो वो घूर के देखते हैं, स्माइल नहीं देते। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, इस्लाम में भी हमारी हदीस है कि भाई मुस्कुराना एक चैरिटी है।
So I don't know why we don't promote that. So that thought came to my mind कि पूरे दुनिया में laugh therapies होते हैं, smile therapies होते हैं, smile laugh coaches होते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं इसको promote कर सकते. So that is what came to my mind and I started studying about it. कुछ courses भी किए कि क्या तरीके से स्माइल मतलब स्माइल के फ़वाइद क्या हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. So you know, I came to this conclusion that smile actually is a painkiller, stress reliever. It is. I mean, it आपकी डिप्रेशन दूर करता है, एंजाइटी दूर करता है, स्ट्रेस दूर करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है. I mean, ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं करता. So why can't we smile? तो जब मैं अक्सर मुझे हर जगह इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स में बुलाया जाता है इस पे बात करने के लिए, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम अल्लाह ताला ने हमारे बिल्कुल मुंह के ऊपर एक बात चीज़ रखी हुई है और एक सफ़ेद दांत दिए हुए, उसकी भी वजह है. जब आप स्माइल करते हैं साइंटिफिकली एंड साइकोलॉजिकली भी, तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो आपके ब्रेन को जाके एक पटाखा फोड़ते हैं और ऑटोमेटिकली आपका मूड चेंज हो जाता है. अच्छा, इस पे उन्होंने रिसर्च और स्कॉलर्स ने ये भी कहा कि अगर आप नहीं भी स्माइल करते हैं, आप एक फेक स्माइल भी करते हैं, उससे भी वही होता है आपके ब्रेन में. कहते हैं कि 90 सेकंड्स तक आप फेक स्माइल होल्ड करें, फिर थोड़ी देर बाद आपका ब्रेन को क्योंकि मैसेज चला जाता है और ऑटोमेटिकली हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन्स रिलीज करता है. सो इसमें क्या मुश्किल है? यू डोंट हैव टू गेट रेडी, यू डोंट हैव टू गो टू द डॉक्टर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट्स जस्ट देयर. तो जब मैं थेरेपी करा रही हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ प्रैक्टिस कैसे करें. मैंने कहा कहेंगे ऐसे लोग कहेंगे पागल हो जो मुस्कुरा रहे हो. मैंने कहा चले अपने कमरे में, चले वॉशरूम में, सुबह दांत ब्रश तो करते ही होंगे ना. मैंने कहा 2 मिनट के लिए जब आप दांत निकालते हैं, ब्रश एंड स्माइल एट योरसेल्फ. स्टार्ट योर डे बाय स्माइलिंग. मैंने कहा 2 मिनट मतलब 2 सेकंड के लिए शुरू करें, करते करते टेक इट टू 3, 4, 5 मिनट्स तक, ताकि यू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ स्माइलिंग. हमें पुराने दोस्तों से मिलके क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम उनके साथ दिल खोल के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अंदर से खुशी होती है ना, जब आंखें सब कुछ मुस्कुरा रहा है, पूरा बॉडी इज स्माइलिंग. यार हम कहते हैं ना कि यार मुझे तुमसे मिलके लगता है कि मेरी थेरेपी हो गई. एक्चुअली थेरेपी वो बंदा नहीं कर रहा होता, वो खुशी ने आपको हील कर दिया. तो बहुत सारे अब लोग कहते हैं कि जी आपको कहना आसान है, आपकी जिंदगी में कोई गम नहीं है, लोगों को लगता है आप सिर्फ मुस्कुराती रहती है जैसे आपकी जिंदगी में. मैं कहती हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है. एवरीबडी इज कैरिंग अ बैगेज इन देयर बैक एंड डजंट मैटर मीन कि अगर वो मुस्कुरा रहा है उसके ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल नहीं है. तो अभी रिसेंटली मुझे कहीं बुलाया गया था, वहाँ पे ज़्यादातर दे वर ओल्ड पीपल, राइट, और टॉपिक यही था. मैंने कहा ये लोग तो माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस पढ़े लिखे बुज़ुर्ग लोग हैं, इनको मैं ये क्या मैं टॉपिक इनको बताऊँगी. यकीन करें महविश, जब ख़त्म हुआ वो द अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट आई गॉट फ्रॉम दीज पीपल, दे वर ऑल 50+ मेन, मोस्टली 70-80 ईयर्स के करीब, जो उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की और जो बातें उन्होंने की, मैं हैरान थी. उन्होंने कहा कि क्या वाकई में हम लोग मुस्कुराना भूल गए, आपने हमें याद दिलाया, अब हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे. तो ये कोई बुजुर्ग लोग अगर ऐसी बातें करें तो हम जवान और मिडिल एज और क्यों नहीं कर सकते हम. आप ये देखिए कि अक्सर लोगों की मुस्कुराहट भी ड्रूपी होती है. उनकी शक्ल ये मुस्कुराहट नीचे आ चुकी होती है. वो और इसलिए नहीं कि एज, एक तो एज के साथ सैग करता है. मैंने यंग वंस को देखा है कि फ्राउन लाइन पड़ चुकी है और ये ड्रूप हो जाता है. क्योंकि आप और अक्सर लोग मुस्कुरा को भी रोक के मुस्कुराते हैं. They just don't smile, they just try to hold it back because that's what our problem is कि हम ये जो आपने कही ना बात, कि हमें कहते हैं कि ज्यादा मुस्कुराया नहीं. हमारी ट्रेनिंग इस तरह ट्रेनिंग बचपन से ना ज्यादा मुस्कुराना निकालो ज्यादा. मेरे साथ भी ऐसे ही था शुरू से, क्योंकि मैं I can't stay serious. I have to smile. I have to crack a joke. I have to create that positive environment wherever I am. And I get out of the house with this intention कि Allah Ta'ala, I'm going to this place. I need to smile. I need to spread smile. Right. So positivity very important. तो जब आप खुश अखलाक होते हैं, मैं फिर वो ये भी एक बात है माविश के, आप जितने भी बड़े हो जाएं, CEO बन जाए, कुछ भी बन जाए, if you don't have that approachable personality, वो स्माइल नहीं है और आपके अंदर वो हम्बलनेस नहीं है, कंपैशन एंड एम्पैथी नहीं है, तो फिर बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करें किसी की ज़िंदगी में वाकई बहुत दुख है और वो उसको ये बातें, अगर वो हमारी बातें सुन रहे हैं तो उसको लग रहा है कि यार ये सिर्फ कहने की बातें, जो अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा.
ये भी हमने बात की कि आप फेक स्माइल करें, लेकिन अगर वाकई आप जेन्युइनली दुखी होते हैं तो फेक स्माइल भी बहुत दफ़ा हेल्प नहीं करती, क्योंकि दिमाग में वो बैगेज है दैट आई एम नॉट हैप्पी, मे बी यू आर गोइंग थ्रू सम हेल्थ इश्यूज और फैमिली क्राइसिस, कुछ भी। उनको क्या मशवरा देंगे? आई हैव डिजाइन सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट्स कॉल्ड माइंड शिफ्टिंग, ठीक है, फ्रॉम सैड टू हैप्पी मोमेंट. सो आई create those, I make them practice those breathing exercises, जिसमें आपके negative thoughts या sad thoughts can be changed into happy or happy thoughts, you know, इस तरह से. So it helps. There are many ways of doing that, and the other things I always say कि हमारे यहाँ तो laugh therapy नहीं होती, तो always you know find some funny video. जैसे मैं अपने सेशन में funny videos दिखाती हूँ to make them laugh. या वो कोई ऐसे लम्हे हैं जो आपने बहुत ही, जैसे हम दोस्त मिलते हैं तो कोई जोक हुआ होगा या कोई ऐसी बात जिससे आपको बहुत हंसी आती है, बस थोड़ा सा एक वो जो कहते हैं ना, एक छोटा सा एक ट्रिगर चाहिए होता है. वो ट्रिगर आ जाता है तो आप तकलीफ में भी मुस्कुराते हैं. I don't know if you've seen or not. I have seen it. I have seen a lot. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि सारी माइंडसेट की गेम है. अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, उसको या तो अपने सर पे सवार कर लें, या आप सोचें कि भाई क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, और आप उसको प्रॉब्लम को उतना ही बड़ा रखें जितने की वो प्रॉब्लम होती है. एक्चुअली पता है प्रॉब्लम होता नहीं है. It is what it is. It's society. And I keep on saying society is us. We create. वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे. अच्छा, कोई अगर इंतकाल कर गया है तो 3 दिन तो इस्लाम में भी है ना, से ज़्यादा आप सोग तो नहीं बना सकते. और अगर आप थोड़ा खुश हो तो कहेंगे लोग कहेंगे खुश क्यों हो रहे हो, मरने पे खुश हो गए. नहीं, why do you care about the लोग? ईद पे कपड़े अच्छे नहीं पहनते अगर किसी का इंतकाल हो जाए, और अगर हम उनके घर जाएं, उन्होंने अच्छे तैयार नहीं होके जाना, तो हम कहते हैं अभी तो उनके अब्बा का इंतकाल हुआ था. तो why can't you be happy with other हम people? ना खुद खुश हैं ना हम किसी को खुश देखना चाहते हैं. और जजमेंट क्यों करते हैं हम? I don't know why. If an old person is wearing a red lipstick, what is your problem? She's looking lovely. Say she's looking lovely. पाकिस्तान का ही मसला है. Yes. पूरी दुनिया में तो old अच्छा, मैं people किसी are को अगर also बोलती हूँ ना कि old ladies हैं, wear red color, wear, no, what will people say? मैंने कहा, why do you care about the people? Do you like red? Yeah, I love red. मैंने कहा, wear it. Why do you care about people? वही वाली बात है ना, हम अपनी वेलबींग के बारे में नहीं सोचते. वही वाली बात है ना, मैं क्या चाहती हूँ या मुझे किस चीज़ से खुशी होती है. जब मैं बात करती हूँ ना, मी टाइम, husband, children, घर, that's not me time. Me time is what you like, what is your passion, what makes you happy, which unwinds you, which makes you happy from within. So find those things. आपके बचपन में जो आपने नहीं किया वो अब कर लें. कोई हॉबी जो आपने नहीं कर सके, पेंटिंग थी, प्लेइंग कोई इंस्ट्रूमेंट था, या कुकिंग था, या कुछ भी था, बेकिंग था, वो start that. Age is just a number. I mean, I've seen 80+ women being so active. I mean, I have a mother-in-law who is mashallah so active. वो she's 70+, बस में ट्रैवल कर लेंगी, ट्रेन में चल जाएंगी, अकेली चीज़ें इधर उधर हर चीज़ कर लेगी. She likes adventure. There's no stopping. Mental state है. It is actually. वही ना, हमने हर जगह ब्लॉक लगाया. देखिए, आप एज कर रहे हैं क्योंकि आपके सेल्स कहते हैं जी, सेल्स पुराने सेल्स टूट रहे हैं. लेकिन अगर आप, यही साइंस ये भी कहती है कि अगर आप अच्छा खाएंगे और इफ यू वर्क आउट तो आप अपनी एजिंग को भी रोक सकते हैं. Yes, exactly. ऑलवेज अ मेंटल स्टेट. आप जो दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज एक्चुअली. हम अब मैं 40 का हो गया, अब मैं 50 का हो गया, 30 में हमने ये करना है, 40 हमने क्रॉस किया तो अब ऐसे नहीं बैठना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना. 50, ओ माय गॉड, मैं बूढ़ा हो गया, मैं तो बूढ़ी हो गई. ओह अच्छा, मैं नानी दादी हो गई, अब मैं कब्र का इंतजार कर रहा हूं. दादा दादी हो गए, अब तो ओह अच्छा, मैं थोड़े से में मैं मरने वाली हूँ या मरने वाला. You can't decide that and stop making these, you know, अपने आप को एक डब्बों में डाल के कोट बंद करते जाते हैं. And then you have these anxieties because you have put a stop on yourself. कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, मैं ये कलर नहीं पहन सकती. Why? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इसी तरह के मुहावरे भी बनाए हैं ना, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम टाइप के. तो हम लोगों को तो वही वाली बात है ना, हम खुद खुश हैं ना, हमें दूसरों की खुशियाँ अजीज हैं. I'm going to be turning 50 माशाल्लाह. माशाल्लाह. I don't stop wearing any color. You don't care. I don't care. I told my daughters also, when you get it, I will गरारा है ना, और तो you get mommy, if you don't then you won't look like our mother. So this is, you know, mother. So मैं ये कह रही हूँ कि डोंट स्टॉप लिविंग योर लाइफ. अच्छा, एक तो बात हो गई कि जब आप खुद खुश रहते हैं, आप स्माइल करते हैं, तो आपके अपनी वेलबींग के लिए अच्छा, आपकी इम्यूनिटी बेटर होती है, आपकी ज़िंदगी. हाउ डज इट चेंज द वर्ल्ड अराउंड यू? बिकॉज व्हेन यू स्माइल, पीपल स्माइल अराउंड यू.
because when you It's contagious. it's contagious. जिस तरह जमाई contagious है ना, एक बंदा जमाई लेता है, सब लेते सब लेते हैं, that's तरह true. एक शख्स और जब smile आप करता है, हंसना शुरू करते हैं तो बिला वजह सब दूसरे भी हंसते हंसना, हैं। it is contagious. तो मैं जब कोविड के दौरान में कहती थी, आप कहते कोविड it starts spreading smile. It is much better drug than anything else, and it's a free therapy. yeah. You don't have to pay for it. It's just right under your nose. So just smile. I mean, just smile. I can tell you this. I'm sitting here. मुझे blood pressure था, asthma था. Alhamdulillah, mashallah. Your blood I stopped- pressure is normal? normal. I don't take any medication. क्योंकि So I सारी always चीजें tell them stress कि दूसरों को related मिसाल होती नहीं हैं। दे रही, मैं अपनी मिसाल दे रही हूँ. So when I can do it, anybody can do it. So Very it's just how you transform your life and how you start talking to your mind that I can do this and I can make my life better. So गम, जैसे आपने कहा ना, मुझे अक्सर ये लोग पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तो कोई गम नहीं होगा, that's why you're smiling. I said no, I lost both my parents together. So अगर एक पेरेंट में से कोई एक चला जाता है तो आपके खला आ जाता है, इतना बड़ा खला आता है, पैरों से ज़मीन निकल जाती है, आपकी दुआओं की वो छतरी ख़त्म हो जाती है. तो जब दोनों एक साथ चले जाएं तो गम नहीं होता क्या? I met with an accident which for almost a year I was bedridden. So I tell them, my life did not end. I thought, I have better, bigger purpose to serve. So look for the best part. Look for purpose in Look your for the life. positives in your life. Positivity and positive purpose in your life. कि हो सकता है कि आप शायद खुश ना हो, लेकिन आपकी वो मुस्कुराहट किसी और का दिन अच्छा कर दे. True. यही सोचना है. तो अगर जब आप अच्छी चीज़ें सोचते हैं तो वो what goes around comes around, so it comes back to you. And you attract your kind of vibe. अगर आप खुश रहते हैं तो आप पूरी दुनिया से खुशियाँ attract करते हैं. And I have seen entering a place, if you're dull, negative, you will attract all those dull, negative people and those energies. But if you're happy and you have that happy hormones, playing inside you and you're smiling, definitely you will make the environment change. That is true. And it does. Trust me. Thank you so much. आपने स्माइल की अहमियत पे इतनी सारी, वो स्माइल साहब की अहमियत पे नहीं, वो भी किसी के लिए अहम होंगे, स्माइल की अहमियत पे आपने इतनी सारी बातें की. और आई होप कि कोई एक शख्स भी अगर हमसे इस कहते हैं ना मैसेज को ले ले, बिल्कुल, और वो हर जगह स्माइल करे और लोग उसको बोलें कि पागल है क्या, क्यों मुस्कुरा रहे हैं यहाँ खड़े होके. नहीं भाई, स्माइल इज कंटेजियस एंड इट्स अ सुन्नह एज वेल. हाँ, एलिवेटर में जाके या किसी नई जगह पे जाके ना किसी भी एक शख्स को स्माइल करके देख लिया करें, कुछ नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे क्यों देख के मुस्कुरा रहा है. मैंने 2 साल रेडियो किया, तो जब मैं एंटर होती थी देयर वाज दिस गार्ड सिटिंग देयर फॉर 2 इयर्स. व्हेनेवर आई यूज्ड टू एंटर, वो बहुत सीरियस बात, मैं घुसते ही वो स्माइल करके कहता था, अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? इट्स जस्ट द सेकंड थिंग. और नहीं, छोटा सा किसी का मोमेंट आपने बना दिया. बिल्कुल. तो आप सोचिए, वो एक जो आपका एक स्माइल है, वो थोड़े से देर के लिए उसके वो जो स्ट्रेस है, हर कोई वो रिलीवर, हाँ, वो आप रिलीव हो पेन जाता किलर है. का काम तो कर आप रहे हैं सोचिए, उसके आप किसी के लिए पेन किलर का काम कर रहे हैं, स्ट्रेस रिलीवर का काम कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट? बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच मरियम, आपके वक्त का और इतनी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन का. और अल्लाह करे आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें और खुशियाँ बिखेरती रहें. आमीन सुम आमीन. आप भी. आई लव योर स्माइल एंड आई कीप ऑन सेइंग, जहाँ मैं एंटर होती हूँ तो मैं कहती हूँ, you have a beautiful magical smile, and then you see the whole crowd is smiling. Yeah, that is true. So that is true. never stop smiling. थैंक यू सो मच. ये जो भी बात करी थी ना, ये मैंने बहुत अरसे पहले मैंने सीखा था. जब मैं बहुत बॉग डाउन होती हूँ या मुझे बहुत डिप्रेशन है या मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, तो आई टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल एंड आई स्माइल. और यकीन कीजिए कि मेरा मूड भी चेंज हो जाता है. और अक्सर जो प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी लग रही होती है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, इतना चुना सा सोल्यूशन होता है, आसानी से निकल भी आता है. क्योंकि जब हम प्रॉब्लम में घिरे हुए होते हैं या हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो वी आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट. और जब आप सोच नहीं पा रहे होते तो आप सोल्यूशन नहीं निकाल सक रहे होते हैं. तो इफ़ यू आर ब्रीदिंग वेल एंड इफ़ यू आर स्माइलिंग, तो जो सोल्यूशन आपको पहले नज़र नहीं आ रहा होता वो आपको नज़र भी आ जाता है और फिर आपके लिए आसान हो जाता है. तो अपनी भी ज़िंदगी को आसान बनाइए और आसानियाँ बांटें. हम एक ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं 2 अफराद जो कि रेडियो से हैं, 2 RJs हैं मेरे साथ, और हम बात करेंगे रेडियो की अहमियत पे एंड हाउ रेडियो हैज़ इवॉल्व्ड. और मज़ेदार बात यह भी, जो मरियम फैसल अमीन मेरे साथ थी वो भी एक RJ रही हैं. तो आज रेडियो का आलमी दिन है और हमारे इस स्टूडियो में RJs ही हैं. तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद. अस्सलामु अलैकुम.
पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे हैं। तुलुए सुबह आज़ादी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था कि आज क्योंकि पूरी दुनिया में रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो मेरे साथ भी जो है वो आज स्टूडियो में आरजेज़ हैं। अभी जो मरीम फैसल अमीन थी वो भी आरजे रह चुकी हैं, 2 साल एक चैनल पे रही थी, एफएम चैनल पे। और जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तो ताल्लुक़ ही रेडियो से है फॉर मैनी ईयर्स। मैं अभी आपको मिलवाती हूँ कि वो दोनों हजरात कौन हैं, क्या कर रहे हैं और कितने अरसे से रेडियो को सर्व कर रहे हैं। तो इस क्या कहते हैं कि आवाज़ की दुनिया में कब से अपना जादू जगा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं अस्मा और हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अस्मा और हिदायत? थैंक यू सो मच, आप दोनों ने आज वक्त निकाला और आवाज़ के अलावा आज अपना चेहरा भी कराया। जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ अस्मा। अस्मा, अभी आप ऑफ एयर मुझे बता रही थी अपना इतना कई सालों पे मुहिम सफ़र, तो क्विकली एक बताइए कि सिर्फ आवाज़ ही नहीं, आप अपने चेहरे से भी काम ले रहे हैं। जी बिल्कुल। आवाज़ के साथ साथ जो है वो लिखने का भी शौक़ रहा है मुझे, तो मैं लिखती भी हूँ। और इसके अलावा रेडियो मेरा पैशन रहा है और टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स भी करती रही हूँ। एक्सप्रेस पे मैं प्रोग्राम करती थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम तीनों चीज़ों से मेरा ताल्लुक़ रहा है। और आपने बताया कि रेडियो आप बचपन से कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मैंने जिस तरह आपको बता रही थी कि मुझे बहुत शौक़ था बचपन से, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम्स से मैंने रेडियो पाकिस्तान से ज्वाइन किया था। वही हमारी एक दर्सगाह रही है। और मैं मतलब खाने पकाने के चमचे जो थे ना, उसको माइक बना के जो है ना वो घर में ड्राइंग रूम में बोलती रहती थी। तो फिर अम्मी ने कहा कि आप क्यों नहीं रेडियो ट्राई करते हो। तो फिर वहाँ पे मैं बच्चों के प्रोग्राम्स को होस्ट करना शुरू किया। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बस में तलबा, और फिर उसके बाद रेडियो चलता रहा और रेडियो FM चलता रहा, पढ़ाई भी साथ चलती रही, सब कुछ होता रहा। तो अभी मैं लिख भी रही हूँ और रेडियो और टेलीविज़न साथ साथ चल रहा है। ज़बरदस्त। हिदायत, आपके पास आती हूँ। हिदायत जो है वो एक ना सिर्फ एक आरजे हैं, वो शायर भी हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। बल्कि जब एक दफ़ा हमारी बात हो रही थी, आपने बताया था कोई एनिमेटेड सीरीज़ है किसी चैनल के लिए, वो भी आपने लॉन्च की थी। बहुत सारे चैनल्स के इब्तदाई टीमों का हिस्सा रहे हैं आप। तो अपने बारे में बताइए कि पहले रेडियो का सफ़र की बात करते हैं और उसके अलावा क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले उस पाक हस्ती के नाम से जिसने हर्फ पढ़ना और लफ्ज़ बोलना सिखाया, लिखना सिखाया, शुक्रिया आपका हेल्थ टीवी का कि आज इस ख़ास दिन पे, रेडियो के आलमी दिन पे मुझे बुलाया इस पे बात करने के लिए। इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि रेडियो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए लोगों के लिए काम होगा, मेरे लिए रेडियो इश्क रहा है। इसलिए कि गुज़श्ता 25 बरस से मैंने जहाँ बहुत सारे शोबे बदले, वहाँ रेडियो तवातुर से मेरे साथ चल रहा है और मैं रेडियो को बगैर नहीं रह सकता। हम दोनों एक दूसरे के लाज़ुम मलज़ूम हैं। तो सफ़र की शुरुआत जो है वो मैं मुख्तसरन अगर कहूँ तो 97 से हुई थी बज़्म तलबा रेडियो पाकिस्तान, और जो कि एक बड़ा पीक दौर था रेडियो का। और रेडियो ने जैसे बहुत सारे लोगों को सिखाया, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो रेडियो से निकले हैं। तो वहीं उन्हीं माइक्स के ऊपर, उन्हीं स्टूडियोज़ के अंदर हम जाके सीखते रहे, बोलते रहे, आगे बढ़ते रहे। और फिर उसी रेडियो ने वो तमाम फील्ड्स दी कि जो लोग तमन्ना करते हैं, तवक्को करते हैं। ना सिर्फ नेशनली, इंटरनेशनली कई इदारों का हिस्सा रहा हूँ, काम किया। और मुख्तलिफ जो कहते हैं ना कि फील्ड्स होती हैं, उनमें वो प्रिंट मीडिया हो, वो रेडियो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इवन अब डिजिटल का दौर है तो डिजिटल के दौर में भी हर तरह से जो है वो तमाम तर काम चल रहे हैं। और बाकी चूँकि लिखने से और पढ़ने से बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है, तो लिखने में शायरी तो एक है पैशन। बतौर शायर बदनाम ज़्यादा हूँ, लेकिन चूँकि बतौर स्क्रिप्ट राइटर और कहानीकार जो है वो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो किए हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ड्रामों के टाइटल सॉन्ग, बहुत सारे जिंगल्स जो आप देखते हैं, कमर्शियल्स ख़ास तौर पे TVCs, वो मेरे लिखे हुए हैं। बहुत सारे चैनल्स की टैगलाइंस मेरी लिखी हुई हैं। तो ये जितना भी जो क्रिएटिव कॉपीराइटिंग से रिलेटेड काम है वो उससे लेके रेडियो तक के तमाम तर मामला थे। लेकिन चूँकि आज मैं यहाँ बतौर ब्रॉडकास्टर और रेडियो के हवाले से बात करने बैठा हूँ, तो इस हवाले से जो भी आप बात करेंगे मुझे लगेगा कि हाँ, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आज। थैंक यू सो मच। आपने एक तो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, और मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आ गए क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक एक तो काफ़ी सालों से रेडियो से रहा है और दूसरा मुख्तलिफ फील्ड से भी है। दोनों ने कहा हम लिखते हैं। आपकी तरफ मैं आती हूँ। मुझे ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि रेडियो में कोई आपका चेहरा नहीं दिख रहा, उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा, जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं कह रहे, हमने कैमरा में देख के सिर्फ यूं ही कर दिया, हमारी बात पूरी हो गई। रेडियो में यू हैव टू बी वोकल, आपका साउंड
तो अगर कोई भी शख्स रेडियो की तरफ आना चाहता है या आप क्या कहती हैं कि व्हाट इज़ द राइट रेसिपी, किसी इंसान के अंदर क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो मोहब्बत होनी चाहिए रेडियो से, क्योंकि फिर उसके बाद आप जो है ना, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है और फिर टेलीविज़न को लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन हम अब भी रेडियो को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप एक बंद कमरे में भी बैठे हुए हैं ना, तो आपके सामने लाखों करोड़ों लोग हैं जो कि आपकी बात सुन रहे हैं और आप अपनी दिल की बात कह रहे हैं। मतलब मैं बहुत सारी ऐसी, जैसे कैथारसिस कहते हैं, तो हम वो प्रोग्राम के ज़रिए भी करते रहते थे कि बोल रहे हैं आप, आहिस्ता बोल रहे हैं, जो भी आपका स्टाइल आपने बना लिया है, आपको लोग उसी तरह पसंद करने लगते हैं, आपसे लोग मोहब्बत करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, आपको मुख्तलिफ तरीके के साथ ग्रीट करते हैं, प्यार करते हैं। और फिर उसके अलावा ये होता है कि आपके अंदर एक आप वर्सटाइल होने चाहिए, क्योंकि आपको बग़ैर स्क्रिप्ट के बोलना आना चाहिए और फिर आपको अपनी तालीम, अपना मुताला बढ़ाना चाहिए। तो मेरे अपनी एक ज़ाती लाइब्रेरी है जिसमें 1,500-2 हज़ार किताबें हैं और मुझे पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादातर बजाय इसके कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों में बेसिकली थोड़ी सी तन्हाई पसंद हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं किताबें पढूं, उसमें से कंटेंट अच्छा सा निकालूं और फिर मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं। और ये एक मोहब्बत होती है आपकी लोगों के साथ। रेडियो प्यार करना भी सिखाता है लोगों से। अच्छा, तो क्या हिदायत? मैं असल में थोड़ा सा इनकी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था। हमने कहा कि रेडियो के लिए क्या होना चाहिए। हाँ, मैं यही कह रही थी कि सबसे पहले आवाज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो है, देखिए, आवाज़ का तो मामला बहुत अहम इसलिए है कि सारा मामला है ही खेली आवाज़ का है। अच्छा, उस आवाज़ के साथ सिर्फ आवाज़ का होना ज़रूरी नहीं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी आवाज़ होती है मगर रेडियो नहीं कर पाते। उसके लिए आपको एक्सटेम्पोर बोलना आना चाहिए सबसे पहले। फिर आपको मुख्तलिफ तरह के कंटेंट पे अबूर होना चाहिए कि आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो आप लाइव हैं, अगर कॉलर्स हैं तो कोई भी सवाल कहीं से भी आ सकता है और आपने उसको कवर करना है, ठीक है? आपने उसको कवर करना है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी बात जो है वो हमारी तहजीबी रवायात और अक़दार के ख़िलाफ़ हो सकती है, कौन सी बात उसके मुताबिक हो। तो ये जो मामला है ना, ये समझ लें कि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, ठीक है? आपके दिमाग में एक फिट इन टाइम होता है, उस टाइम के हिसाब से आपको चलना होता है। वो टाइमिंग आपके जुमलों का दरोबस्त भी हो सकता है, वो टाइमिंग जो है वो आपका जो साथ में CTS चल रहा है उसमें भी आपने देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी बात अभी मुकम्मल नहीं की तो कमर्शियल चढ़ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है? ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो कि बड़ा कैलकुलेटेड हिसाब होता है वहाँ पे। और सामने 3 स्क्रीन होती हैं आपके, ठीक है? एक पे आपका CTS चल रहा है, एक पे सॉन्ग्स रखे हुए, एक पे जो है वो आपका बाकी मामला है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, अपने अल्फाज को वो करते हुए, फिर साथ ही साथ ये होता है कि देखिए, जब मैं बैठा हूँ ना, मैं जाऊँ आपको मैं बताऊँ, रेडियो मेरे लिए हमेशा इसलिए रहा कि मैं शॉर्ट टी-शर्ट पहन के, 2 पट्टी की चप्पल पहन के, आलती पालती मार के कुर्सी पे बैठता हूँ और सबसे पहले कि मैं माइक को हक करता हूँ, ठीक है? लिटरली जैसे मैं किसी दोस्त से मिला हूँ ना, मैं उसको हक करता हूँ, उसे कहता हूँ कि तू मेरा दोस्त है, मैं तुझसे सारी बातें तुझसे करने आया, ठीक है? अब उसके बाद बैठ के वहाँ पर वो जो एम्बियंस क्रिएट करते हैं ना कि लोग माइक के उस पार सुन रहे हैं। अच्छा, आपकी शक्ल नहीं आ रही, आपको हर चीज़ आवाज़ से दिखानी है, और शक्ल जब नहीं आ रही तो फिर लोग आपको मुख्तलिफ तरह से ना आपकी शक्ल इमेजिन कर रहे हैं, यार ये इस तरह का होगा, ये बंदा इस तरह का होगा, ये बंदा। मेरे साथ एक वाक़या ऐसा हुआ कि मैं एक प्रोग्राम करता था रेडियो पाकिस्तान से, बड़ा हिट प्रोग्राम था, बड़ा सीरियस नोट लिटरेरी प्रोग्राम था। तो हैदराबाद से एक साहब आए मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे कहा गया कि यार कोई साहब हैदराबाद से आए तुम्हें स्पेशली मिलने। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मिलते हैं उनसे। तो मैं बाहर निकला तो मैंने कहा जी, उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमने हिदायत सायर को बुलाया। मैंने कहा जी मैं ही हूँ हिदायत सायर। तो वो एकदम ना इतने हैरान और उनको ना शौक लगा। अच्छा, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ कि मतलब मैं ठीक है मैं तो ना बुरा हो गया कि मैं देख के। उन्होंने कहा नहीं, बात बुरे की नहीं है, मेरे दिमाग में आपकी शक्ल थी एक 50 अबव एक शख्स की, जो बड़ा लहीम शहीम और बड़ा जो है वो सोफिस्टिकेटेड। ये बच्चा आया, इसकी दाढ़ी भी पूरी नहीं आई, तो मुझे शौक लगा कि ये इतनी अच्छी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। तो उनके दिमाग में मेरी शक्ल जो है ना वो कुछ और थी, ठीक है? जैसे एक लेसन मेरी आई तो उसने जो मेरी शुभात बनाई हुई थी वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आई। ग्लासेस थे, वो इतने बड़े ग्लासेस थे, कहने लगे कि मैंने आपको जो इमेजिन किया था उसके हिसाब से गिलास लाई थी, लेकिन ये तो अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना अस्मा कि आवाज से तो आप सिंड्रेला दिमाग में आई हैं, और जब आप गई और आपने किसी को बेटा कह दिया, वो कह रहे हैं ये अस्मा है ना? हाँ, मतलब इस तरह होता है कि कभी वो बनाया दिमाग में कुछ और है, या सोचा कि कोई बहुत जैसे हिदायत ने कहा बड़ी उम्र के आदमी होंगे और एक यंग सी अस्मा वहाँ पहुंची। मतलब लोग जो है वो मतलब लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा बनाया हुआ होता है अपने हिसाब से, वो हमसे मिल भी लेते हैं कुछ के। हाँ, मतलब मिल के खुश होते हैं बहुत ज्यादा। हमारे 107 में जी बिल्कुल
बिल्कुल 107 में तो हम जब थे FM में रेडियो में, तो वहाँ पर तो काफ़ी लोग जो है वो मिलने आया करते थे, बहुत खुश होते थे, बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, चीज़ें लेकर आ रहे हैं और फिर लेटर्स दे रहे हैं, बहुत कुछ मतलब बड़ी मोहब्बत के साथ हुआ करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेडियो बड़ी तेज़ी के साथ जवाल पजीर अभी हुआ उससे है। बात करेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए रेडियो से जो है ना वाकई जिस तरह हिदायत ने कहा है कि हमें एट ए टाइम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस रखना पड़ता है, तो उस वक्त हमें बोलना भी होता है, इसके साथ साथ हमें, और बीच में अनाउंसमेंट्स भी आ जाती हैं, या बीच में अचानक से कोई कमर्शियल या ऐसी चीज़ें आ गई कि आपने बीच में उसको शामिल करना है, तो आपने किस तरह ब्रिज बनाना है। अचानक से जैसे न्यूज़ आने वाली हैं, तो आपने न्यूज़ से पहले पहले अपनी बात को ख़त्म करके ऐड शामिल करके फिर उसके बाद वो सब कुछ चलाना है। तो ये सारी चीज़ें लोग समझते हैं कि बहुत आसान काम है, सिर्फ बोलना ही तो है, तो सिर्फ बोलना नहीं होता। और देखिए बात जैसे अब हिदायत, मैं ये वाली बात आपसे करूँगी क्योंकि आपने अभी हम ऑफर बात कर रहे थे कि आपका जो आज आपने अपना वो भी लगाया स्टेटस, ये तो हमें एक मिथ है कि सिर्फ बात ही करनी होती है। इवन अगर कोई आप लाइव शो में भी आ जाए या कोई हमारे पास होम शेफ्स आती हैं मुख्तलिफ, तो ये कहती हैं कि हमें देखने में लगता है कि इतना आसान सा काम है, जैसे हम 3 लोग बैठ गए अब हम गप्पे लगा रहे हैं, लेकिन इन गप्पों के बीच में आपको कांस्टेंट तसलसल बरकरार रखना यही एक आर्ट है। और अभी तो हम, वो जो मैंने कहा कि अभी तो हम अपने हाथ से, पर्सनालिटी से, आंखों से भी काम निकाल लेते हैं, तो एक तो ये वाला तो एक चैलेंज है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप कितने भी पुराने मंझे हुए भी आर्टिस्ट होते हैं तो भी ये चैलेंज रहता है, बिकॉज यू नीड टू कीप अप द पेस विद द वर्ल्ड। कीपिंग अप द पेस से अब जो मैं बात कनेक्ट कर रही हूँ कि रेडियो एक ज़माना था, बादशाह था, यही वाहिद मोड ऑफ ट्रांसमिशन था। फिर टीवी आया, लेकिन तो भी लोगों का ध्यान नहीं हटा क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट हमारी सोसाइटी का रेडियो सुनता था। अभी भी हमारी गाड़ियों में है, लेकिन अब गाड़ियों में भी LCD स्क्रीन लग गई है। तो रेडियो का इस वक्त, इस करंट सिचुएशन आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, इस बात से किसी को भले इख्तलाफ हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात आने वाले वक्तों में लोग रियलाइज़ करेंगे। रेडियो का स्कोप था, है और रहेगा। वजह ये है कि कोई भी मीडियम हो वो हमें स्टॉप करता है, हमें बाउंड करता है बैठने के लिए। रेडियो वो वाहिद मीडियम है कि आप चलते फिरते, ड्राइव करते, काम करते, आप उससे कनेक्ट रह सकते हैं, ठीक है। और हमारे ज़राए अबलाग का पहला सिलसिला रेडियो से कनेक्ट होता है। जब पहली दफ़ा वायरलेस के ज़रिए जहाज़ों तक पैगाम रसानी के लिए रेडियाई लहरें इस्तेमाल की गई थी, फिर उसी को आगे चलते चलते फिर रेडियो का उसने शक्ल इख्तियार की। तो कहने का मतलब यह है कि रेडियो का स्कोप है, आज भी है। आप दुनिया भर में, मैं इस वक्त एक जिस इदारे से, इंटरनेशनल एक इदारे से वाबस्ता हूँ, बेसिकली वो रेडियो ही है। लेकिन चूँकि अब फ़ी ज़माना जो जहाँ पर मुझे एक ख़तरा है कि हम इसको मादूम कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हम उसको डिजिटलाइज़ कर रहे हैं। एक आरजे का, एक ब्रॉडकास्टर का चार्म उसकी आवाज़ होती है। जब आपने वही चीज़ आपने डिजिटल मीडिया पे या कहीं पर भी आपने फेसबुक पर लाइव कर लिया, आपने तस्वीर शो कर दी, आपने वीडियो शो कर दिया, तो उसके बाद उसका वो चार्म नहीं रहता, ठीक है। वो जो एक आवाज़ से मोहब्बत का एक सिलसिला था ना, वो बड़ा ख़तरनाक है। सो वहाँ पर आगे मुझे लगता है कि कहीं कहीं ये कम होगा। लेकिन जिस तरह से हमारी मसरूफियात, हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं और जिस तरह से हम बहुत ज़्यादा वक्त की किल्लत का शिकार होते जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में रेडियो की कमी को जो है वो महसूस किया जाएगा। और रेडियो बहुत ही जो है ना, जिसे कहते हैं कि पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ेगा और लोग इस ज़रूरत की तरफ आएंगे, पलटेंगे। ये मैं समझता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत तेज़ी से बहुत जो है ना वो जिसे कहते हैं कि कम होता जा रहा है, उसमें रेडियो की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने जो कहा ना लोग आएंगे, वैसे भी दुनिया अल्लाह ना करे जैसे किसी बड़े अगर इंतशार का शिकार हुई तो ये टीवी तो फिर ज़ाहिर स्टूडियो तक लोग ही नहीं पहुंच सकेंगे, तो किसी भी कमरे से बैठ के रेडियो चल जाएगा। हाँ, और यही वर्ल्ड वॉर 1 में भी ताल्लुक का बायस बना। तमाम जंगों में और इसकी अहमियत ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साबित हुई ना कि अगर मैं पढ़ी थी जब कोविड आया था नया और होम स्कूलिंग का स्टार्ट हुआ था आगाज़, तो आपने भी देखा होगा ऐसी बड़ी पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पता नहीं अर्ली किस ईयर में कौन सी जंग में रेडियो के थ्रू स्कूल्स चल रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। भाई हमारे यहाँ पर रेडियो पाकिस्तान वर्ल्ड वॉर 2 में शायद, हाँ। रेडियो पाकिस्तान का कितना बड़ा किरदार है जंगों में। आप बॉर्डर्स पे जाके जो हमारे गुलकार उन्होंने तराने गाए, अपने जवानों का लोहू गरमाया, तो कितना सारा। तो ये कंट्रीब्यूशन, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल अवेयरनेस हो, चाहे वो किसी भी तरह के मामलात हों, समाजी तौर पे किसी भी तरह का नैरेटिव जब कौम को देना होता है, तो रेडियो ने हमेशा अपना किरदार अदा किया है और किरदार अदा करता रहेगा। अच्छा, आप क्योंकि बहुत अर्ली बचपन से ही आ गई थी, ग्रेड 5 में जब आप थी और रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया, हाउ दैट टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम टुडे?
इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है। रेडियो उस वक्त सब कुछ था, मतलब हम ये देखते थे कि लोग बहुत तादाद में इसको अप्रिशिएट करते थे और बहुत ज़्यादा सुनते थे। और अभी हमें मुकाबला करना पड़ता है, मतलब टेलीविज़न का भी, डिजिटल मीडिया का भी, और फिर उसमें रेडियो का सरवाइव करना, इसमें थोड़ा सा हमें कंपटीशन है। और पहले ज़माने में जो रेडियो था उसमें ये था कि लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा रेडियो सुन रहे होते थे, प्रोग्राम सुन रहे होते थे, तो उसको पसंद कर रहे होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें फ़र्क है। मतलब वो रेडियो जो था उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे। अब FM पे हम नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, हम इस तरह जैसे ड्राइंग रूम टॉक होती है वो चीज़ें चल रही होती वो हैं। वही था, जैसे शुरू में PTV पे आसानी जी, से जी, भर्ती जी, नहीं होती थी, इसी तरह रेडियो बिल्कुल। पाकिस्तान भी एक मयार था। मयार था। अब अच्छा, तो इसमें मैं इनकी बात को ऐड करूंगा। बेसिकली रेडियो और PTV ये एकेडमीज थी, बानी है। हाँ। ठीक, ये एकेडमीज थी, ये सिखाती थी। मुझे अभी भी याद पड़ता है रेडियो के ज़माने में कि हम जब प्रोग्राम करके निकलते थे तो उसके बाद एक ड्यूटी ऑफिसर होता था जिसका काम रेडियो सुनना होता था, ठीक है। वो रेडियो सुन के हमारे तलफ़ुज़ नोट किया करता था, वाह। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नोट करता था कि इन्होंने क्या प्रोनाउंस किया और एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगले दिन हमारी क्लास होती थी कि भाई फ़लाँ को बुलाओ, उसका प्रोग्राम आया था, हाँ भाई तुम्हारे प्रोग्राम में ये लफ्ज़ था, ये तुमने किस तरह से कहा, इसकी प्रोनाउंसिएशन तो ये नहीं है, ये तो ऐसे कहते हैं, इसको तो ऐसे कहते हैं। तो वो जो ज़बान का एक जो मयार था, जो कंटेंट का मयार पूरी था, ट्रेनिंग जो होती थी। चीज़ें थी, वो पूरी ट्रेनिंग थी बेसिकली। और सुनने वाले की भी ट्रेनिंग है। हाँ, सुनने वाले की भी ट्रेनिंग थी। यही वजह है, अंदाज दुरुस्त किया करते थे। यही वजह है कि उस वक्त के लोगों में जो वहाँ से उस एकेडमी से निकले हैं उसकी बनिस्बत आज के लोगों में ज़मीन आप आसमान ज़बान का में, चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे एक चीज़ ये है कि अब चूंकि जिस दौर में हम हैं ना, हमें इतना कष्ट नहीं काटना पड़ता। उस वक्त जो वहाँ पहुँचता था ना, मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने जो ब्रॉडकास्टर्स के जो इम्तहानात होते थे, A कैटेगरी, AA, AAA, ये कैटेगरीज होती थी जो BBC स्टैंडर्ड की कैटेगरीज होती हैं, जी। वो इम्तहान वैसे पास करना, जैसे आप जैसे CSX का एग्जाम देते हैं ना, इस तरह से आपको बड़ा कष्ट काट के वो इम्तहान पास करना पड़ता था, तब जाके आप ब्रॉडकास्टर की कैटेगरी में शामिल होते थे। ये RJ की इस्तेमाल होती है नॉर्मली, RJ तो कोई भी बन सकता है। ब्रॉडकास्टर होने के लिए आपको बड़ा पढ़ना पड़ता था, वो हर तरह के सवालात, आपको MCQs, लाइव इंटरव्यूज, लाइव शोज, ऑल ऑफ सडन एक टॉपिक दे दिया, उस पर बात करनी है आपको और विदाउट फंबल करनी है, तब जाके आप ये कहलाते थे कि जी हाँ, भी ये A कैटेगरी, AA कैटेगरी, AAA कैटेगरी क्वालिफाइंग ब्रॉडकास्टर है। जी, बिल्कुल। तो वो सारा जो सिलसिला था वो अब तो नहीं, अब तो कोई भी जिसको भी थोड़ा सा जरा जिसको कुछ भी, चटपट करना आता है वो बैठ के जो है वो अच्छा, कहने लगता है कि जी मैं रेडियो उसके अलावा, रेडियो ऑफिसर के अलावा जो है वो हमारे प्रोड्यूसर्स भी हुआ करते थे, तो जो सुना करते थे, और इसके अलावा स्टेशन डायरेक्टर भी प्रोग्राम सुन रहे होते थे। मतलब ये पूरी एक चेन थी जो कि चल रही होती थी और लोग इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। और अगर गज़ल को जो है वो नज़्म कह दिया और नज़्म को गज़ल कह दिया तो आपने कैसे कह दिया, आपको फ़र्क पता नहीं है क्या? आपको किस तरह मालूम है, आप किस तरह पढ़ेंगी? अच्छा, जाने से पहले आपको बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज और तलफ़ुज़ के साथ असातिज़ा की सिर्फ आपने नज़्म या गज़ल पढ़नी है। आपने कोई ऐसे वैसे जिसको जो ऑथेंटिक नहीं है उसका आपने नहीं पढ़ना। मतलब इस वहाँ से जो ट्रेनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो है वो आप किसी भी तरह अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। उन लोगों में, मैं आपको बताऊँ, ज़ेड बुखारी रेडियो के बानियों में उनका शुमार होता है। उनका एक वाक़या है कि चूँकि उस वक्त तो ये बैकग्राउंड पॉलिस वगैरह नहीं था ना, साउंड्स रिकॉर्ड करते थे, ड्रामा, रेडियो ड्रामा होता था, बड़ा एक सिलसिला था रेडियो ड्रामा का। उनका एक वाक़या है कि उन्होंने ऊँट के पैरों में घुंघरू बांध के ना उनके चलने की आवाज़ें रिकॉर्ड की। तो ज़ेड बुखारी जो है वो जब उनको सुनाई गई कि ये आवाज़ें हमने रिकॉर्ड की, उन्होंने कहा ये जो 8वां ऊँट है इसके पिछले बाएं खुर में एक घुंघरू मुझे लग रहा है टूटा हुआ है। उन्होंने चेक किया तो घुंघरू टूटा हुआ था। ओह माय गॉड। जस्ट इमेजिन कि उनकी समात कितनी बारीक थी हाँ। कि एक टूटा हुआ घुंघरू और एग्जैक्ट खुर बता दिया कि यार उस खुर के अंदर देखो, चेक करो, घुंघरू टूटा हुआ है, आवाज पूरी मैच नहीं कर रही उसके साथ। ये कैसे लोग हुए होंगे? सलीम अहमद से लेके कैसे कैसे लोग थे, ठीक है, कबीर खान हो गए, आपके काजी वाजिद हो गए, ये कैसे कैसे लोग हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पहले को तो दिए। ड्रामा भी होता था ना ड्रामा रेडियो में पे। भी रेडियो ड्रामा, हाँ, मैं खुद रेडियो ड्रामा मैंने बोला है ना, मुझे पता है कि अच्छा। कैसे काजी वाजिद साहब हो, ये जितने भी लोग हैं, शहजाद भाई, शाद रजा भाई, सारे इनका रेडियो ड्रामा बोला है मैंने रेडियो पे। तो मुझे पता है कि रिहर्सल होती थी, हफ्तों हफ्तों रिहर्सल चल रही हैं, उस रिहर्सल के बाद हम एक्ट कर रहे हैं, हम एक्ट के जरिए शो कर रहे हैं। मतलब लिटरली मुझे पता है कि मैंने खुद, चूँकि ये बहुत पुरानी बात है, जब लेट 90s की बात है, कि हम आवाज़ें जो है वो खुद रिकॉर्ड करते थे
अच्छा। इवन परिंदों की आवाजें, मैं भी यही पूछने वाली थी क्योंकि ड्रामा आपने किया था? जानवरों जी, की आवाजें। आप लोगों ने जैसे ड्रामा किया है तो ये जो दरवाजे की चर आवाज, ये सारी आवाज़, क्या ये रियल होती हैं, मतलब ये इसको रिकॉर्ड अलग से रियल अब रिकॉर्ड तो की वो जाती मिल जाती है हमें। अब तो मिल जाती है। हाँ, उस वक्त डिजिटल की आती थी। मैं बता रहा हूँ Real जानवरों की होती आवाजें थी। खुद निकालते थे हम, लिटरली कह रहा हूँ मैं। कि भेड़िए की आवाज निकालने के बाद दूर जंगल से गुजरने का समय है, अब दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही वो भी है, निकाल भेड़िया रहे। आ रहा है, तो वो ऐसी आवाजें हम खुद कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह से रिकॉर्ड कर लें। और तो ये रियलिटी में जो है ना वो दरवाजा खोलने की आवाज रिकॉर्ड होती थी, अलग अलग से चीजें, और फिर उसको इंसर्ट पानी सारा पीने, कंपाइल किलो किलो पानी करता पियो, तो पानी डालते हुए उंडेलने की आवाज और पीने की आवाज। अच्छा अब ये मेरा हमेशा से जहन में आता था, ये जो रोने की आवाज होती है, अब आपके सामने तो आपका मतलब माहौल बनाना होता होगा, या आप इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि आप कन्विंसिंगली रो रहे होते हैं? जैसे नहीं होता थप्पड़ मार, अच्छा थप्पड़ मारने की आवाज कहाँ से निकालता है? मतलब ऐसे खुद को भी इस तरह तो हो सकता वो है। आवाज आती आ उसके अलावा ना देखिए बात यह है कि नहीं तो ये ड्यूरिंग, अच्छा मेरा सवाल ये था कि ये ड्यूरिंग ड्रामा ये सारी आवाजें निकालते थे या ड्यूरिंग ये ड्रामा भी insert है, बाद करते में थे? एडिट पे भी उसको कभी किया लाइव जाता ड्रामा भी होता लेकिन था? उसमें पहले जो है ना देखें, अब तो जो है ना वो नॉन लीनियर एडिटिंग है ना, पहले लीनियर एडिटिंग होती थी। वो टेप जो होती थी ना, उस टेप पे कटना होता था, वो सिस्टम नहीं था। एक कट गलत लग गया ना अगर आपका, गया तो पूरा तो टेप गया, पूरा टेप गया, Oh my पूरा God. शो गया। तो वो जो एडिटर थे ना, मतलब अब तो हमारे पास ये है ना कि हमने बहुत आसान गलत कट है। लगा दिया तो अंडू का हमारे पास है, दोबारा अंडू कर लिया हमने उसको तो वापस आ गया, ठीक है। वो अंडू का हिसाब नहीं था वहां पे, और इसके अलावा ये चैलेंजिंग था। हाँ, चैलेंजिंग था। मैंने कहा कि हम लोग क्योंकि डबिंग्स भी कर रहे होते हैं अभी, जैसे टर्किश ड्रामे हैं, आप कर रहे हैं जी voice मैं overs? बिल्कुल आप कर वॉइस रहे हैं? ओवर्स भी कर रही Voice हूँ। मैंने वॉइस ओवर्स छोड़ी नहीं बहुत। लेकिन वॉइस ओवर भी मैंने हमारे पास एक आए थे वो भी आरजे थे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, तो कह रहे थे ये बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा दिखने मेहनत में है, नहीं लग रही होती। लग नहीं रहा होता, मतलब इवन जिस तरह का वो आर्टिस्ट कर रहा होता है ना, चाहे वो रो रहा है तो हमें उसी तरह रोना भी है, अपने एहसास को बताना है। एक ठंडी आ भरी है तो जेस्चर भी आपने देना है, तो मतलब और कोई भी डूब काम जाते आसान- होंगे ना बिल्कुल कैरेक्टर। डूब कोई जाते आपने हैं। फेमस कोई ड्रामा या कोई अभी बिल्कुल प्यार लफ्जों में कहा, एक अभी भी चल रहा है, अच्छा। हरजाई चल रहा है, तो उसमें जो है ना वो इस तरह का कैरेक्टर है कि वो जो ये कौन सी जबान के plays हैं? ये टर्किश जबान, plays हैं, टर्किश सही के है। उर्दू में डबिंग है। सही तो है। उसमें वो जो खातून है वो हर वक्त लड़ती हैं या रोती रहती हैं, तो वो हर वक्त मतलब इस तरह की चालाकियां कर रही हैं। करती हैं। जी बिल्कुल मैं कर रही हूँ। तो वो चालाकियां करती हैं, लड़ाइयाँ करती हैं, और फिर इस तरह फिर रोती उसके हैं। बाद फिर रोती हैं। तो वो चीख चीख के रो रही होती है, तो चीख चीख के रोना पड़ता है। एक मरतबा हम स्टूडियो में डबिंग कर रहे थे, तो सामने वाले जो है ना उनके नेबर थे स्टूडियो वालों के, उन्होंने आकर कहा कि आपके यहाँ कौन खातून रो रही है, खैरियत है, आप किसी को कुछ जुल्म कर रहे हैं, हम पुलिस में रिपोर्ट कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा स्टूडियो है और ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। अच्छा ये जैसे आप क्योंकि आवाज की ट्रेनिंग हो जाती है ना सालों से, तो मुझे लगता है कि एक बार बस आप ट्रेंड हो गए फिर आप कुछ भी करते रहते हैं। हाँ, अच्छा नहीं, फिर उसके अलावा बात यह है ना कि जहाँ परफॉर्मिंग आर्ट की बात आती है ना, तो फिर जैसे आप नॉर्मल ड्रामा में आप कैरेक्टर ओढ़ते हैं, तो आपको उस कैरेक्टर के हिसाब से फिर आपके इमोशंस आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, Right. वो बन जाते हैं। जब आप कैरेक्टर में ढलते हैं ना, फिर आप वो basically, होते हैं, आप हाँ, फिर आप नहीं उस होते। पेन को फील करना होता है। जैसे मैं बीइंग अ राइटर, मैं ये समझता हूँ कि सारी आप बीतियां नहीं होती, हम जग बीतियां भी लिख रहे होते हैं। लेकिन जग बीती तब हमारे लिखने में आती है जब हम उस जग बीती को आप बीती महसूस कर लेते हैं, वो हम अपने अंदर का मसला बना लेते हैं ना। तो जब तक कोई कैरेक्टर है, अगर किसी मजलूम खातून का कैरेक्टर है और आसमान ने ओढ़ा उसको, तो इसने अपने ऊपर उस मसलूमियत को महसूस करना है, तारी करना है। फिर उसके नतीजे में जो भी इमोशंस इनके आएंगे, उन इमोशंस को ये जो है वो एक्सप्रेस करेंगी। वो इमोशंस जो हैं फिर वो कितनी ये जो है वो अच्छे अंदाज में, कितनी बेहतर अंदाज में ये उसको एक्सप्रेस करती हैं, वो इन पे डिपेंड करता है। हाँ, और पता है अच्छे एक्टर की निशानी भी होती है कि वो चाहे अभी थोड़ी देर पहले हंसी मजाक करके बैठा हो, उसको थोड़े से आप चंद मिनट दें, वो उस जोन में आ जाता है और फिर ऐसे ही परफॉर्म होता करने है। लगता हम लोग जब जिस तरह डबिंग कर रहे होते हैं, तो हम लोग एक रूम में होते हैं, हमारे बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम होता है, कमरा होता है, उसमें हम होते हैं, स्क्रीन होती है, स्क्रिप्ट होता है। अब उसके बाद जो है ना वो हमने जैसे कोई हमारे लिए चाय लेकर आया या बीच में ब्रेक हुआ, हम हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कोई लतीफ़ा फिर- सुना हाँ दिया। उसने कहा बिल्कुल क्यों अब आप रो रहे हैं। अब रो रहे हैं बुरी तरह, मतलब रो रो के बता रहा है कि उसने मेरे साथ बहुत जुल्म कर दिया, फिर उसमें के उसको कंप्लीट किया, फिर यार पानी पिला दो, ये कर दो, मतलब इस तरह होता है कि बस हमने एक्टिंग एकदम है, से आपने acting क्यों है, किया उधर क्यों जो किया, किया। अच्छा mood change हो जाता है। वैसे तो हम बहुत बातें कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास भी
इतना तजुर्बा है, और जितना बड़ा तजुर्बा होता है उतनी कहानियाँ भी होती हैं, लेकिन वक्त महदूद है। टुवर्ड्स द एंड अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन को हम सम अप करें तो हिदायत, आप कुछ कहना चाहेंगे समथिंग अबाउट दिस, अबाउट रेडियो? भाई वापस वॉइस ओवर से रेडियो की तरफ आ जाता है। सबसे पहली बात यह है कि रेडियो, देखिए जो चीज़ें आपकी बुनियाद में शामिल होती हैं, ठीक है वक्त के साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन उन तब्दीलियों को देखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं और क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर नहीं हैं। रेडियो में ये नहीं कह रहा कि बाकी तमाम मीडियम को छोड़ा जाए, लेकिन रेडियो जो है वो आपके लिए, आपके बच्चों की तरबियत के लिए, तमाम तर चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। शर्त यह है कि रेडियो में आपको ये देखना है कि जिसको आप सुनवा रहे हैं या सुन रहे हैं उसका मयार क्या है। तो उस मयार को देखते हुए जो हमारा रेडियो है उसको हमने बिल्कुल बचा के रखना है, आगे लेके चलना है। और इसी के साथ साथ मैं एक बात जो मैं इस रेडियो से हट के एक पैगाम, चूँकि आपका शो यूथ ज़्यादा देखती है, तो एक बात कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर फोरम पे कहता हूँ, जहाँ भी होता हूँ, कि अपने ख्वाब बड़े रखें, खदशे नहीं। अगर आप अपने खदशे बड़े कर लेंगे मुझे तो आपकी लाइन आपके याद ख्वाब खा है, जाएंगे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अमेजिंग लाइन है, क्योंकि खदशे में दिमाग फंस गया तो फिर ख्वाब भी चूरा चूरा होंगे और रियलिटी भी नहीं होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो नाउ टीवी का, हेल्थ नाउ टीवी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें जो है वो बुलाया और मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि हम कुछ कह सकें। और रेडियो जो है वो एक ऐसा मीडियम है जहाँ से लोगों की एक वाबस्तगी है, और इस वाबस्तगी को लोग, मैं समझती हूँ कि उनको ज़रूर सुनना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब रेडियो के लोग रेडियो में नहीं है इतना, जो कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया है रेडियो। और आखिरी बात ये कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप ज़रूर करें, गिव अप ना करें, आप अपने ख्वाब ज़रूर पालेंगे। जाने के इस शाम ने सीने में छुपा रखा है, शाम होती है तो आवाज़ बदल जाती है ना। क्या बात तो है, आवाज़ से मामला है। रियलिटी इसी तरह जो लेट नाइट शो वाले की आवाज़ होती है उसी से आप सुबह मिले तो मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो एक अच्छा जो पहर होते हैं ना बड़े मैटर करते हैं, जो टाइम होते हैं बड़े मैटर करते हैं। अब रात में, दिन में मैं शो करता हूँ, बड़ा मैं वो एक्टिव होता हूँ, अलग जब शो करता हूँ तो फिर उसका जो कहते हैं ना कि एक पूरा एम्बियंस ही अलग होता है। 10-11 बजे का तो आपको कोई कॉल कर ले तो आगे से आप बोलते हैं हेलो, आपकी ऐसी एनर्जी खाना वाना खा के डाउन होती है। थैंक यू सो मच आप दोनों के वक्त का और इतनी मज़ेदार कॉन्वर्सेशन का, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरते रहिए, और लोगों की ज़िंदगियों में जो भी तब्दीली, एंड आई एम श्योर इतनी पावर होती है आवाज़ में, या किसी भी कोई भी आप मीडिया का अगर आप पार्ट हैं तो आपकी इतनी हर कहा हुआ लफ्ज़ इतना पावरफुल होता है कि वो किसी की भी ज़िंदगी क्या शख्सियत पूरी बदल सकता है। तो बहुत शुक्रिया। अच्छा, अभी बात हो रही थी ना कि पुराने जो ये हैं रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी दरसगाहें, मुझे याद है एक दफ़ा मैं पीटीवी के एक शो पे गई तो फरहाना ओवैस काफ़ी मशहूर एंकर हैं, तो शी वाज होस्टिंग द शो, मेरे साथ भी कोई बैठे हुए थे, तो मैंने कुछ कहा ब्रेक में कि मैं अभी बात करूँगी, तो उन्होंने कहा कि माविश चेक कर लीजिए कि इसके स्टैट्स बिल्कुल सही हैं या नहीं है, और हमारी टीम से चेक करवा लीजिए। मुझे बात कभी किसी चैनल ने नहीं कही कि जो भी आप कह रही हैं इट हैज़ टू बी करेक्ट, ये सिर्फ पीटीवी पे। और क्योंकि इतनी पुरानी इनकी ट्रेनिंग होती है कि रच बस जाता है उनके अंदर कि एक एक कहा हुआ लफ्ज़ की वो जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी चैनल पर जाके आप कुछ भी कह दीजिए, फ़लाँ की तहकीक थी, ये थी, वो थी, नोबडी एवर इंटरप्ट यू, क्योंकि शायद इसको इस तरह सीरियस ही नहीं लिया जाता। ये जो अल्फाज हैं, या अगर आपको कोई भी फोरम मिला हुआ है, आपके हाथ में माइक है, कोई प्लेटफॉर्म है, तो उसकी बात का एहसास हमेशा रखा कीजिए कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको नहीं पता कि कौन आपके हर लफ्ज़ को बहुत सीरियस ले रहा हो और उसकी ज़िंदगी पर इसका असर हो रहा हो। हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा। ब्रेक के बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगी शेफ़ साइमा के किचन में, और आज कुछ बहुत स्पेशल बन रहा है, आज इस स्पेशल दिन की मुनासिबत से, तो आपने कहीं नहीं जाना है। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में फाइनली, और हम कुछ बड़ा अच्छा सा बना रहे हैं। मैं बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूँगी और अभी आपको मिलवाऊंगी शेफ़ साइमा से, और जानेंगे आज क्या बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी जो है वो रेसिपी तैयार होने जा रही है, जिसका नाम है सिंगापुरियन राइस नूडल्स। ओके, ब्रिलियंट। तो बिल्कुल टाइम हम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं। बताइए किस तरह, चावल आपने कितने बॉईल करके रखे हैं? जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। माविश आप ये खोल लीजिए जब तक, और पीछे हट जाइए।
हाँ जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने जो है वो 500 ग्राम चिकन क्यूब्स ले लिए थे, ये ऐसे कटा हुआ है। और नूडल्स मैंने ले लिए थे 200 ग्राम, बॉईल कर लिया है जैसे नूडल्स बॉईल चावल करते कितने लिए? हैं। चावल हमने 2 कप लिए हैं, उबाल लिया है इसको, ठीक सही है। और ये सब्जियां जो नजर आ रही जी, हैं ये सब्जियां सारी हम नूडल्स में डालेंगे। अच्छा, सब्जी के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ। एक हमने शिमला मिर्च है, इसको जूलियन कट कर लिया है। एक बड़ी बंद गोभी मेरे पास थी, इसको मैंने आधा काट लिया था। एक गाजर को भी मैंने इस तरीके से काट लिया है जूलियन में ही, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन, हरी प्याज के पत्ते, ठीक तो है। ये अभी हम सौते करके निकाल लेंगे और नहीं, नूडल्स नहीं। भी सौते करके निकालेंगे। अभी करना क्या है? सब कुछ स्टर फ्राई करेंगे हम, तो मैं सामने कहती ही जो करेंगे। स्टर फ्राई करने वाला काम है शुरू कर देते हैं, और बाकी फिर आप बताती जाइएगा कि आप चिकन में क्या क्या डाल रही हैं। माविश, उधर फिर आपको ये क्या या कर रही तो ये मैंने ऑयल डाला है। नहीं, वो तो डालिए, हाँ, इसमें और क्या होगा? इसमें चिकन फ्राई करेंगे। इसमें अभी चिकन मैं फ्राई पहले करेंगे। इंग्रेडिएंट्स बता देती नहीं, हूँ। मैं ये कही थी कि जो भी जैसे भी हमने ये बता लिया ना, बता दिया, तो हम इसको मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ, आप अपने इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, टाइम बचेगा। ठीक है, सही है। तो फिर आप पहले ये डालिए, ऑयल थोड़ा सा इसमें? गर्म कर लें, उसमें उसमें। कढ़ाई में कर हो लीजिए। गया है। आप ग्रीन अनियंस नहीं डालिएगा, बाकी सारी ठीक चीज़ें है, आप जब डाल तक के फिर आप इसको। अपने ingredients जी, बताइए। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चिकन की सॉस की तरफ। इसमें हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के बराबर केचप, 1 कप के ही बराबर आपने चिली गार्लिक सॉस लेना है। 2 टेबल स्पून हम इसमें हॉट सॉस का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून या 1/4 कप आप ले लीजिए सोया सॉस, लाइट सोया सॉस लीजिएगा, वो जाएगा। और 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका जाएगा। 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें हम शामिल करेंगे क्रश चिलीज़, ठीक है। अदरक लहसुन का इस्तेमाल होगा चिकन भूनते वक्त। थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और नमक हस्बे ज़रूरत। ये तो चिकन की ग्रेवी के अज्जा मैं आपको बता रही हूँ, मगर अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाती हूँ। अच्छा माविश, इसमें भी सीजनिंग जाएंगी हमारी। अब ये जो मैं प्याज कह रही हूँ, जो सारे ये भी आप डाल के मिक्स करें। अब सीजनिंग मुझे उसकी भी बतानी है, क्या करूँ दोनों बता की दें। पहले seasoning? आप चिकन का करें, फिर आप इसमें सीजनिंग डाल दीजिए। अच्छा, वो देखें कैमरे में आ रहा देखिए, है ये माविश? चूल्हा बंद कर दें थोड़ा, या तो पहले हम इसमें सीजनिंग का बता दें। तो फिर इसको इस तरफ रख लेते ये हैं। हमारा ठीक ठाक गर्म हो चुका है तेल। जी, आप उसको बंद करके इधर रख लीजिए। इसमें मैं सीजनिंग कैमरे डाल में के वैसे इसको दोनों नजर आएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सही। कैमरे में दोनों चीज़ें ध्यान नज़र रखिएगा इसका। अच्छा, इसमें जो है सीजनिंग, हाँ नूडल्स आप डाल दीजिए माविश। अच्छा, इसमें मैंने किया ये है कि अभी सिर्फ हमने सिंपल ऑयल में हमने अपनी वेजिटेबल स्टर फ्राई की है, और इसके साथ ही साथ मैं करूँगी ये कि जो सॉसेस हम डाल रहे थे ग्रेवी में, चिकन की ग्रेवी में, वही सॉसेस हम इसमें डालेंगे। ये चला गया है 2 टेबल स्पून के बराबर हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून के बराबर ही मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। माविश, इसका चूल्हे को ज़रा आहिस्ता आप करें। और काली मिर्च मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको बस अब हमने अच्छे से सौते करना है। ठीक है। मैं इसको ज़रा सा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। इसको हमने सौते करना है, और हमने इसको प्लेट में निकालना है? नहीं, अभी इसको इसी में रहने देंगे। ये डिश आउट करेंगे लेयरिंग के साथ, तो वो मैंने दिखानी है। चाहिए। अच्छा देखें, आप लोग कि इसमें तमाम वही सॉसेस आप लोग ऐड कीजिएगा जो कि चिकन ग्रेवी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो बैलेंस रहे। नमक वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें, और इसी तरीके से कलरफुल सी सब्जियां रहनी चाहिए। लो आंच पे नहीं पकाइएगा, वरना सब्ज़ी पानी छोड़ देंगी। इसका काम डन हो गया, इसको हम शिफ्ट करेंगे। पैन को हम आगे ले आएंगे अपने, और माविश आप ज़रा बस ये डन हो गया। ये डन हो गया, अब हम ठीक है। चिकन करेंगे। अच्छा, अब चिकन के लिए मैं इसको बताती हूँ आपको। इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसके साथ ही मैं अपनी चिकन शामिल करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे 500 ग्राम है, ठीक है। ये 500 ग्राम क्यूब्स है, ये ज़्यादा नहीं लग रही? 500 ग्राम चाहिए। ओके जी।
अच्छा, इसको अब फ़ौरन हमने छेड़ना नहीं है, इसको थोड़ी देर कुक होने देना है, सही। 2 से 3 मिनट, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जैसे ही ये कुक होगी हम अपने जो है वो तमाम सॉसेस शामिल करना शुरू कर देंगे, सही है। जो कि मैंने आप लोग को बता दिया, मैं साथ साथ डालती जाऊंगी। मुझे बताइए हमारे कि साथ हम प्लेटर लेयर किस पे पीछे से, लगाएंगे? ये पीछे से आप प्लेटर उठा लें और इसमें राइस आप नीचे थोड़ी लेयर बिछा दें, उसके बाद आप नूडल्स कर लें। सही है, मैं सिर्फ राइस की लेयर कर रही हूँ, बाकी फिर आप कैमरा पे कर सही लीजिएगा। ठीक। राइस कितने लिए? आधा किलो? 2 कप थे माविश, तकरीबन 200 ग्राम। चिकन, 2 कप राइस। नहीं, 500 ग्राम चिकन है और इसमें राइस कम जाएंगे, ठीक है, चिकन ज़्यादा नूडल्स भी होगी, हैं। नूडल्स भी हैं, सही। बिल्कुल। नूडल्स हमने देखें 200 ग्राम का रेशो होगा, 200 ग्राम जो है नूडल्स है और 200 ग्राम ही हमने राइस लिए हैं, मगर चिकन अच्छा, हमने ली है पूरा 500 नीचे ग्राम। राइस डाल दें? जी, पूरा नीचे डाल दीजिए। ये राइस थोड़े से ज़्यादा ही है माविश, लेकिन आप देख के डालिएगा मैं कि देख के एकदम डाल दूँगी। ओवरफ्लो ना हो जाए। सही है। सारी चीज़ें अगर कटी होती हैं या उबली होती हैं तो कितने झटपट खाना बनता है ना। ये विदिन 15 मिनट्स बनने वाली डिश है, अगर आपने सारी चीज़ें काट के रखी हैं। अदरवाइज 2 घंटे? नहीं, आधे घंटे में कटिंग हो जाती नहीं है। ना, अगर हम चावल भिगोएंगे फिर बनेंगे, राइस वगैरह की आधा घंटा सही तो है। चावल भीगने चाहिए। अच्छा। आई थिंक मैं इतने चावल रखूँ। बिल्कुल ठीक है मैम। अच्छा, इसके साथ मैंने एक ना सॉस भी बनाई है, मैं उसकी रेसिपी भी बता देती और हूँ। दिखा भी दीजिए आप ये सॉस, जी, वो ताकि स्क्रीन बढ़ाइएगा पे नज़र भी आ जब जाए। तक और ये आप- कुक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सॉस है, ये नज़र आ रहा है कैमरे में। इस सॉस में मैंने किया ये था कि 1 कप मेयो ले लिया है, ठीक है। ये सिंगापोरियन राइस का मेन आप समझें सॉस है, जो हम आखिर में ऊपर से ड्रिजल करके इसको सर्व करेंगे। 1 कप मैंने जो है इसमें मेयो लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर श्रीराचा सॉस डाला है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के बराबर केचप ऐड किया है। सॉल्ट एंड पेपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा। इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए। जितनी देर में आपका खाना रेडी होगा, आपकी डिश रेडी होगी, आखिर में हम इसको फ्रिज से निकाल के आप ऊपर से ड्रिजल करके सर्व करेंगे। ठीक है? नूडल्स ये बता दें कि आपने नॉर्मल स्पेगेटी लिए, एग नूडल्स लिए? मैंने एग नूडल्स लिया है क्योंकि मुझे एग नूडल्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। ये गोल होते हैं और ये चिपकते कम हाँ, हैं, हाँ। ठीक है। तो नूडल्स जो एज़ पर पैकेट इंस्ट्रक्शन आप उबाल लीजिए। सबको मेरा ख्याल है आता है उबालना। ये थोड़ी सी चिकन टाइम लेगी। सही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने इसमें यहाँ ग्रेवी में जो है थोड़ा पानी शामिल करूँगी यहाँ पर हम आज। लेकिन अगर किसी के पास चिकन स्टॉक है तो वो हाफ कप चिकन स्टॉक भी शामिल करके ग्रेवी को कुक कर सकते हैं। और थिकनेस के लिए 1 टीस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लावर मिला दीजिए। अच्छा, ग्रेवी में। वो भी कर सकते हैं, यही जो क्यूब आती है चिकन स्टॉक वाली क्यूब जो होती है। स्टॉक के साथ हाँ, चिकन क्यूब जो होता है। हाँ, आप डाल उसका सकते हैं, बनाना। मगर माविश फिर उसके लिए आपको नमक नहीं डालना होगा। उसके लिए आपको सोया सॉस का भी कम रखना होगा। सही है। ये फिर खुद मेजरमेंट्स करनी होंगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप डालें, चिकन पाउडर डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चिकन क्यूब्स अक्सर ना मोटे मोटे मुंह में चंकी रह जाते हैं, सही से घुल नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब जैसे ही देखें मुर्गी का इसका क्यूब्स का कलर चेंज होने लगा है, हम इसको 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा पानी भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। फिर मैं अपनी सीजनिंग ऐड करूँगी और सीजनिंग ऐड करने के बाद ही हम फिर इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, इसको जो है क्योंकि ये आम बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है, तो आप इसको जब घर में बनाएं, अच्छे से कोई दावत वगैरह हो, बड़े प्लेटर्स में बनाएं और ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप इसमें लहसुन को फ्राई करके, लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ वो फ्राई करके आप डालें। इसके ऊपर आप चिली चिप्स जो आते हैं वो डालें। पीनट्स की आप लोग एडिशन कर सकते हैं, थाउसे की तरह। अच्छा, पीनट्स मैं बहुत ज़्यादा डाल रही होती हूँ ऐसी डिशेस में क्योंकि इससे बहुत क्रंची वो आता है और पीनट्स डालने के बाद उस डिश का फ्लेवर भी चेंज होता है। पीनट कैसे डालती हैं? वो जो सॉल्टेड पीनट होता है उसको सॉल्टेड कूट लें? पीनट्स जी, कूट के और डालें ऊपर या से- साबुत डाल लें। मैं तो पैकेट खोल के बस डाल देती हूँ। हमारे घर में ज़रा चंकी मोटा खाया जाता है तो वो बहुत अच्छा देता है। लेकिन इसके साथ ख़ास तौर पे
फ्राइड चिली सर्व की जाती हैं ऊपर से, और फ्राइड किया हुआ लहसुन, वो मैं दोनों आज करके लेकर आई हूँ। अच्छा, ये इसको हरी हम मिर्च, ये भी ऊपर दिखा से दें आप? जी डालेंगे। ये किस देख तरह सकते करके हैं लाएं? आप कि ये लहसुन है फ्राई हुआ हुआ, और यही फ्राई चिलीज़ हुई हुई हैं। इसको हम ऊपर से सजाएंगे, साथ में अपनी सॉस डालेंगे और फिर हम इसको सर्व करेंगे। लेयर आपने बॉइल्ड राइस की लगानी है, उसके बाद आपने जो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स किया है वो लेयर में जाएगा, और फिर चिकन विद सॉस जाएगा। अच्छा माविश, अब मैं जो हूँ सीजनिंग डालना शुरू कर रही हूँ, जो कि कुछ काली मिर्च मैंने डाल दी इसमें, कुटी मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ हॉट सॉस भी पूरी डाल दे रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाए। ये सोया सॉस चला गया है इसमें, सोया सॉस की मिकदार थोड़ी सी कम करेंगे, सिरका चला गया। ये चिली गार्लिक चली गई इसमें, 1 कप चिली गार्लिक लीजिएगा 500 ग्राम चिकन में। थोड़ा सा मुझे पानी भी चाहिए होगा माविश, आप इसी में भर दीजिए। हॉट सॉस वही जो नॉर्मल हॉट सॉस नॉर्मल सिरके के साथ जो चिली सॉस अवेलेबल होती है मार्केट में, वो आप डालें। अगर वो ना हो आप स्किप कर सकते हैं, आप सरीराचा ऐड कर लीजिए, वो ना हो टबेस्को ऐड कर लीजिए। टबेस्को तो बहुत तेज़ हो जाएगी। कम, वो फिर बहुत कम जाएगा टबेस्को। अच्छा, अब इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। ये भी आप वहीं रखें विश, इसको मैं चला के देखती हूँ कितनी हमारी ग्रेवी रिक्वायर है। और नमक मैं बहुत हल्का सा शामिल करूँगी क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी बहुत नमक होगा, सारी सॉसेस में नमक होगा, तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, इस स्टेज पे किसी को ये लगे कि हमारी सॉस बहुत डाइल्यूट हो गई है, तो आपने हल्का सा कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाना है और फिर उसको ऐड कर देना है। आपने रखा है? मैंने नहीं रखा, लेकिन मैं बता रही हूँ बाज़ दफ़ा लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पाता और वो ज़्यादा डाल देते हैं। पानी देखें आपने ऐसी ही डालनी है कि ये थोड़ी सी चावलों के साथ खाने वाले रहे। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा पानी और शामिल करूँगी जी, ये इसमें डाल देते हैं। और नमक जो है वो मैं थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दिया। अच्छा, नमक ना भी डालो ना तो भी चल जाता है? तो चल जाएगा, बिल्कुल आप सही कहे। इतनी चीज़ें डाल थोड़ा सा ये आप डाल दें ताकि ये ज़रा कुक हो जाए अच्छे से। अब हम चावलों के ऊपर पहले चिकन डालेंगे। चावलों के ऊपर पहले हम नूडल्स डालेंगे, इसको हम कुक होने देते हैं। माविश, आप वो प्लेटर बढ़ा दें, इसको ज़रा सी हल्की आंच में मैं कुक होने दूंगी। ढक्कन वक्कन है तो ढाक लें। जी थैंक यू। नूडल्स उठा के वहाँ दे। जी, नूडल्स मुझे चाहिए होंगे। ये हटा लीजिए और ये रख लीजिए अपने पास। थैंक यू। अच्छा, क्या चाहिए और? नूडल्स को निकालने के लिए मैं चाह रही थी अगर हमारे पास टोंग है तो टोंग अच्छा है, हो जाएगा, I think। लेकिन छोड़ दें माविश, हो जाएगा काम मेरा। है मगर अब उसको उठा के धोना पड़ेगा। असल में दो उनको उसकी मदद से उठा लेना। हाँ, यही कर लेते हैं। असल में नूडल्स को ज़रा हैंडल करने के I लिए ना know। चीज़ें चाहिए उस होती मुकाबले हैं। में ना वो पास्ता सही रहता है, पेनी पास्ता वगैरह। हाँ, अब बिल्कुल। वैसे तो इसमें तो ज़ाहिर नहीं डालते हैं, लेकिन खाने में आसान हो जाती है बिल्कुल, ज़िंदगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आधी तो गेम ही साइकोलॉजिकल है क्योंकि बेस सबका एक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। पास्ता की बात कर रही हूँ, हाँ। नूडल्स की। हाँ मैं कह रही बिल्कुल। हूँ सारा जो साइकोलॉजिकली आपको लगता है ना कि पेनी का शायद टेस्ट डिफरेंट हाँ, है, लेकिन बच्चों को ये डिफरेंट Psychology शेप्स के समझ भी नहीं। बड़े बहुत वो ना उनको होता है कि इस शेप का बन जाए आज हमारे यहाँ इस शेप, वो ये समझ रहे होते हैं कि इनका टेस्ट भी हाँ। डिफरेंट है। कोई taste different जो नहीं कि ठीक है, कोई वो नहीं है, अच्छा है, वो एक उनकी वैरायटी खुशी। हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये हमने सारी सब्जी के साथ जैसे वो कर जो दिया। बो वाला पास्ता होता है अक्सर आपको बर्थडे पार्टीज में नजर आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? और जो छोटी वाली मैक्रोनीज होती हैं उसको हम लोग ज़्यादातर सैलड्स में यूज़ कर रहे होते हैं। ये हाँ, हमेशा बिल्कुल, रखें बिल्कुल। please। अच्छा, ये यहाँ आ गया। अब मैं इसकी ये बंद करूँगी और ये हम दिखाएंगे। ये चम्मच स्टील वाला? वाला दे दें, स्टील वाला बढ़ा दें। इनकी शायद ज़रूरत ख़त्म हो गई है, अभी इधर ही रखते हैं। इधर कर देना इनको, ये लीजिएगा। थैंक यू महेश। इसको
इधर कर दूँ? मुझे आवाज़ें आती रहती हैं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ मैंने करना क्या है। चलें बस ये हो गया। अच्छा भाई, इसके ऊपर ये जाएगा और फिर हम डेकोरेट करेंगे एंड वी आर डन। बिल्कुल माविश, ऐसे ही है। चलें, मैं गुड, ज़रा ये ज़बरदस्त। निकाल लूँ, वरना ऐसा नहीं हो गल गया होगा आए या तो बाकी हम रोक लें उसको, हल्की आंच पे गला लें आफ्टर द शो। ये जो छोटे पीस है ना, ये मैं निकाल लेती हूँ, ये गल चुके होंगे। चलें जी, ये हो गया। इसको तो इधर को देख लेती हूँ मैं कि क्या हालात हैं, तो मैं चूल्हा जला दूँ और इसके ऊपर फिर आप। मैं गार्निश करके बताती हूँ। सही है, ये भी हो गया, बस अब गार्निश है। अच्छा, एक एंड चम्मच से इसको बड़े वाले उसको ना करके देख क्या लीजिए। करूं? बड़े वाली चिकन का पीस थोड़ा सा चम्मच से अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो काट के देख लीजिए जी। सही है, सही। अच्छा, अगर हमारे पास वो जो केचप वाला बॉटल होता है ना, जिसका जी, एक जी। नोज़ल होता है, उसके अंदर आप ये भरें सॉस और उससे फिर डालें तो ये बिल्कुल सही निकलेगी। है ये रहा। क्या चीज़? ऊपर से मैंने कहा बघार है ना हमारे पास, मिर्च और लहसुन का। चलो भाई, सिंगापुरियन राइस हमारे तैयार हो गए। बस जी, इसके ऊपर वो लगाइए एंड वी आर डन। माविश, नीचे ये मैं क्या चाहिए? ये दे दें, इसमें ज़रा कलौंजी है, कलर ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी हम ये कलौंजी? स्प्रिंग करेंगे जी। अच्छा, ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी डाल रहे हैं, ये क्या है? लहसुन कितना अच्छा लगता है ना फ्राइड। उसकी खुशबू देखिए, अभी हमने ढक्कन खोला, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। चलें भाई, ये ऊपर कलौंजी गई एंड वी आर डन। ज़बरदस्त, झटपट सिंगापुरियन राइस रेडी। क्या चाहिए? टिश्यू ये रहा। चलें, हम अब प्रोग्राम को अब रैप अप कर रहे हैं। सिंगापुरियन राइस रेडी हो चुके हैं। थैंक यू सो मच साइमा। Thank अब you, ये इतनी माविश। मज़ेदार ट्रीट बनाने का बाकी जो है वो हम आफ्टर द शो, जो बाकी राइस है और सब कुछ है वो आफ्टर द शो कर लेंगे। सही आ रहा है कैमरे में? बिल्कुल आ रहा है कैमरे में। चलें, हाँ जी, अब बस क्लोज करते हैं शो। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे साथ रहने का। आज का शो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। आज बड़ा हैपनिंग सा शो था। वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट कर रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर वाइल ग्रोइंग अप व्हेन आई वाज अ टीनेजर, रेडियो हमारी बेस्ट एंटरटेनमेंट होती थी, क्योंकि टीवी तो ऑफ हो जाता था और अलाउ भी नहीं था, तो हमारे कमरे में जो रेडियो था हम उससे एंटरटेन होते थे। पहले के ज़माने के बच्चे बड़े अच्छे थे। अगर अम्मा ने कह दिया कि 9 o'clock इज़ अ बेड टाइम, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कमरे से बाहर मंडलाए। आजकल के बच्चे तो क्यों, क्या, किस लिए, कैसे, सारे सवाल कर लेते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी नए शो, नए गेस्ट और नई रेसिपी के साथ। आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।